नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे जो पीछे का जो वीडियो था पार्ट 1 लेकर आए थे आरपीएस स्कूल लेक्चर 2024 का जो पेपर हुआ था ड्राइंग विषय का। उसका जो हमने पार्ट 1 तो करवा दिया, लेकिन आज कोशिश करेंगे पार्ट 2 है वो कंप्लीट करें और जो भी इनके ऑप्शन है उनको भी अपन साथ में लेकर एकदम आसान तरीके से इनको समझते हुए चलेंगे। जो भी आगामी एग्ज़ाम है कला के क्षेत्र में उनके बारे में आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आपने अगर अभी तक YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आप आगामी वीडियो है आप तक सबसे पहले और सबसे तेज़ आप तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं। जो भी आपकी अगर कोई क्यूरीज वगैरह रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए, ताकि जो भी आगे वीडियो आएंगे उनमें जो भी आपको किस कलाकार का वीडियो है वो सबसे पहले चाहिए तो अपन उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। आज का जो पहला प्रश्न है इसमें है कि निम्नलिखित चित्रों को उच्च पुनरुत्थान कलाकारों द्वारा बनाया गया है, यानी उच्च पुनरुत्थान कलाकारों के द्वारा बनाया गया है। ये उच्च पुनरुत्थान कलाकारों के द्वारा बनाया गया है। उनका कालानुक्रमिक क्रम क्या है, यानी चित्र बनाया हुआ है। उच्च पुनर्जागरण काल लियोनार्डो दा विंची का है, लेडी विथ इरमान है, द लास्ट स्पर है, अंतिम भोज है, बहुत बड़ा फेमस चित्र है लियोनार्डो दा विंची का। ये भी सिस्टाइन मेडोना राफेल का बड़ा फेमस चित्र है। द ट्रांसफिगरेशन राफेल ये भी इनका फेमस चित्र है। तो कालक्रम अनुसार अगर बताए तो सबसे पहले ये आएगा द लास्ट सपर 1495 के लगभग आता है। ये सिस्टन मेडोना 1508 के लगभग, 1507 या इसके आसपास। द ट्रांसफिगरेशन राफेल जो अंतिम चित्र था इनका, द ट्रांसफिगरेशन। अब जो ये चित्र है ना, ये जो पुनर्जागरण के बाद में एक वाद आता है रीतिवाद, उसका एक कलाकार था जूलियो रोमानो, उसने इस चित्र को पूरा किया था, पूरा नहीं कर पाए थे। 1519 में राफेल का निधन हो गया था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब है 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 है इस प्रश्न का सही जवाब। लियोनार्डो दा विंची फेमस कलाकार है, आप सभी को पता मोनालिसा इनका प्रसिद्ध चित्र है। लियोनार्डो दा विंची का जो जन्म है 1452 को फ्लोरेंस के विंची गांव में हुआ था और 1519 में लियोनार्डो दा विंची एक महान कलाकार का निधन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। राफेल की भित्ति चित्र रचना स्कूल ऑफ एथेंस मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? देखो राफेल का है ये उच्च पुनरुत्थानकालीन कलाकार है। स्कूल ऑफ एथेंस ईसाई धार्मिक घटनाओं का चित्रण, दार्शनिक विचारों और तर्कवाद का चित्रण, पोप की शक्ति का महिमा मंडल, रोमन पौराणिक कथाओं की व्याख्या। स्कूल ऑफ एथेंस का जो सही इस प्रश्न का सही जवाब है वो क्या है? दार्शनिक विचारों और तर्कवाद का चित्रण। अब स्कूल ऑफ एथेंस राफेल ने इस चित्र के अंदर क्या दिखाने का प्रयास किया है कि जो दायां भाग है उसके अंदर इन्होंने गणितज्ञता और वैज्ञानिकता को दिखाया है। बायां भाग है वहां इन्होंने कवि और चित्रकार को दिखाने का प्रयास किया। जो मध्य का भाग है वहां इन्होंने दार्शनिक विचारों और तर्कवाद को चित्रण किया है। दार्शनिक में किन्हें दिखाया गया? तो एक तो प्लेटो, अरे यार प्लेटो प्लस अरस्तु को इन्होंने दिखाया। दोनों ही दार्शनिक को विचार और तर्कवाद करते हुए इस चित्र के अंदर दिखाने का प्रयास किया है राफेल ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? 2 नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या अगला है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ये ध्यान रखना, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछी है। 7 8 9 और 33। देखो रस जो अभी वर्तमान में रसों की संख्या है वो कितनी? 9। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। अब जो 9वां रस है वो कौन सा है? वो है शांत रस। इसका जो ये तो शांत क्या है? रस है। अब जो 9वां रस है शांत, उसका भाव क्या है? तो निर्वेद इसका भाव है। अब ये शांत रस किनके द्वारा दिया गया है? तो अभिनव गुप्त के द्वारा। अभिनव गुप्त के द्वारा ये 9वां रस है वो दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? 8 है, क्योंकि भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र के अंदर क्या है?
8 ही रस माने गए हैं, ये ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न में। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया? लियोनार्डो दा विंची के बारे में पूछा गया प्रश्न है। स्पुमातो का प्रयोग किया था, चियारास्कुरो का प्रयोग किया, जटिल परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया, अति रंजित रूप का लियोनार्डो दा विंची ने प्रयोग नहीं किया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। गोथिक चित्रकला और वास्तुकला की वह शैली है जो रोमनस के बाद यूरोप में प्रचलित हुई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रोमनस जो शैली है इसका जो समय है 11वीं शताब्दी, और फ्रांस के अंदर यह शैली आती है, जबकि ये गोथिक शैली है वो कब आती है? 12वीं शताब्दी में फ्रांस के अंदर आती है। तो इन्होंने यही कहा कि गोथिक चित्रकला और वास्तुकला की वह शैली जो रोमनस के बाद उत्तरी यूरोप में प्रचलित हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही है। जियोतो अग्रणी कलाकार थे जिन्होंने बाइजेंटाइन शैलीकरण से मुक्त होकर प्रगतिवाद के नए विचारों को प्रस्तुत किया था। यह भी बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ए और 2 है वो इसका एकदम राइट आंसर है। माइकल एंजेलो खुद को एक चित्रकार की तुलना में एक मूर्तिकार मानता था और उन्होंने बर्टोल्डो डी जियोवेनी से मूर्तिकला की शिक्षा ग्रहण की। ये एक कथन बिल्कुल सही है। उन्होंने बर्टोल्डो डी जियोवेनी के मार्गदर्शन में सिस्टाइन चैपल की छत को सजाया। ये बिल्कुल गलत बात है। सिस्टाइन चैपल की छत का जो इन्होंने भित्ति चित्र बनाया था 1508 से 1512 के अंदर इन्होंने बसाया था। ये इन्होंने पोप लियो द्वितीय के मार्गदर्शन के इन्होंने ये जो क्या है सिस्टाइन चैपल की छत का भित्ति चित्रकारण किया था। तो ये बिल्कुल गलत है। तो ए सही है और आर क्या है इस प्रश्न का गलत है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि पादुआ के एरिना चैपल में किस प्रसिद्ध कलाकार ने भित्ति चित्रण, एरिना चैपल की बात हो रही है, और किस प्रसिद्ध चित्रकार ने भित्ति चित्रण में चित्रण किया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है जियोतो, जो गोथिक शैली का अंतिम कलाकार और पुनः जागरण का प्रथम चित्रकार है, वो जियोतो के द्वारा पादुआ के एरिना चैपल में कलाकारी चित्रण कार्य किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बाइजेंटाइन कला की विशेष पहचान को वर्णित करता है? तो ये बाइजेंटाइन कला है वो मध्यकाल की कला है, मध्यकाल की कला है। लगभग 4वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक ये यानी 313 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक ये बाइजेंटाइन कला है वो कहाँ चलती है? तो इटली के अंदर ये कला चलती है। प्राकृतिकता एवं परिप्रेक्ष्य पर जोर बिल्कुल गलत है। सोने की स्वर्णिम मणिकुटम का उपयोग चित्रण के लिए, मानव रूपों का वास्तविक मुद्राओं में चित्रण, दैनिक जीवन का चित्रण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो मणिकुटिम पद्धति का प्रयोग किया गया था, और मणिकुटिम पद्धति को ही मोजाइक के नाम से भी जाना जाता है। मणिकुटिम पद्धति को मसीही कला भी कहा जाता है, मसीही कला इनको कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस संग्रहालय में? आप सबको पता है मोनालिसा किनके द्वारा चित्रित किया गया? तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा मोनालिसा को चित्रित किया गया था। लगभग 1501 से 1504 के ईस्वी के बीच में यह चित्रण किया गया। तो लूर्वे संग्रहालय पेरिस इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है। जो मोनालिसा है वो चित्रण जो अभी संग्रहित है मतलब प्रदर्शित है, तो लूर्वे संग्रहालय पेरिस के अंदर। पोल कल्ले की कला पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? ध्यान रखना पोल कल्ले कहां से संबंधित है? तो अभिव्यंजनावाद से। कहां से संबंधित है? तो अभिव्यंजनावाद से। वान गो और सेजान क्या थे? ये उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे। गोया और ब्लेक थे वो कौन थे? तो ये रोमांसवाद के थे। रोमांसवाद को किस नाम से जाना जाता है? स्वच्छंदतावाद के नाम से भी जाना जाता है। कोंडिस्की और मार्क ये किनके थे? तो ये अभिव्यंजनावाद के कलाकार थे। अभिव्यंजना का
एडवर्ड मुंक और सल्वाडोर डाली ये किनके थे? तो एडवर्ड मुंक है वो, ये सल्वाडोर डाली है, ये अति यथार्थवाद के थे। ध्यान रखना, ये एडवर्ड मुंक है ये तो अभियोजनवादी कलाकार थे, लेकिन सल्वाडोर डाली है ये अति यथार्थवाद के कलाकार थे। तो कोंडेस्वी और मार्क, फ्रेंच मार्क है इनका पूरा नाम, ये किनके थे? अभियोजनवाद। तो पोल कल्या की कला पर सबसे अधिक प्रभाव है वो किसका पड़ा था? तो इन दोनों का, कोंडेस्की और मार्क का पड़ा था। ध्यान रखिए, पोल कल्या किस भारतीय कलाकार के चित्रण पर प्रभाव था? तो रविंद्रनाथ टैगोर पर पोल कल्ले का है वो प्रभाव पड़ा था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। माइकल एंजेलो ने किससे भित्ति चित्रण की तकनीक है वो सीखी? माइकल एंजेलो की बात हो रही है। एंजेलो का जो जन्म है 6 मार्च 1475 को इनका जन्म हुआ था। ब्रुनलेसी दोनातेलो ये एक मूर्तिकार थे, ये एक वास्तुकार थे। कौन? ब्रुनलेसी। और दोनातेलो एक मूर्तिकार। डोमेनिको गिरलैंडियो इस प्रश्न का सही जवाब है। और माइकल एंजेलो के गुरु कौन थे? डोमेनिको गिरलैंडियो थे। मसाचियो ये चित्रकार थे और किस वाद से थे? तो ये आप सबको पता है, प्रारंभिक पुनः जागरण के ये कलाकार रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो डोमेनिको गिरलैंडियो है, जो माइकल एंजेलो के गुरु भी थे। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, 1916 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ कलात्मक आंदोलन जो मार्सेल ड्यूचेप और फ्रांसिस पिकाबिया से प्रभावित था, क्या कहलाया था? 1916 में आप सबको पता है दादावाद। 1916 से लेकर 1922 तक ये इस वाद का, यानी प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन आया था, कौन सा वाद आया था? वो आया था दादावाद। और किन उन्होंने लेकर आए? तो मार्सेल ड्यूचेप इनके क्या थे? संस्थापक थे। मार्सेल ड्यूचेप है वो 1887 के अंदर इसका जन्म है। वो कहाँ होता है? पेरिस फ्रांस में होता है। फ्रांसिस पिकाबियो इस कलाकार के साथ थे। दोनों कहाँ से संबंधित है? तो ये जो वाद है दादावाद से संबंधित है। स्विट्जरलैंड से ये क्या हुआ था? शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। और कब पूरा हुआ? तो 1922 में। 1916 से 1922 में शुरू हुआ। और जो इन दादावाद का विकास है वो कहाँ हुआ था? तो वो जर्मनी के अंदर हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दादावाद का प्रारंभ स्विट्जरलैंड में होता है, विकास दादावाद का कहाँ होता है? तो जर्मनी के अंदर होता है। ये लोग ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलते अगले प्रश्न के बारे में। किस कलाकार ने 1912 में अपनी कला के विषय में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी, यानी आध्यात्मिक संगति की कला? किसकी कला है ये पुस्तक? किनके द्वारा लिखी गई है और कब लिखी गई है? तो 1912 में लिखी गई ये पुस्तक है। पोल कल्ले, अब हमें अभी बात की थी, पोल कल्ले जो अभिव्यंजनावादी के प्रमुख कलाकार है। कोंडेस्की ये भी किनके थे? अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकार। जैक्सन पोलाक ये अमेरिका के कलाकार थे, अमूर्त अभिव्यक्तिवाद के प्रमुख कलाकार थे। जो इन्होंने हमें पहले भी पढ़ा था, क्रियात्मक चित्रण, यानी क्रियात्मक चित्रण का जो श्रेय दिया जाता है प्रारंभ करने का, ये इनके द्वारा ही, यानी क्रियात्मक चित्रण मतलब एक्शन पेंटिंग। पोल सेजान ये उत्तरवादी कलाकार थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है? कोंडेस्की। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आध्यात्मिक संगति की कला। कब लिखी? तो 1912 में। कोंडेस्की का जो जन्म होता है 1966 में, कहाँ होता है? तो मॉस्को रूस के अंदर इसका जन्म होता है। मॉस्को रूस के अंदर इसका जन्म होता है। किस वाद से थे? तो अभिव्यंजनावाद से थे। अभिव्यंजनावाद से थे। अब ये जो कलाकार है ये वस्तु निरपेक्ष के प्रेनेता में इनका प्रमुख स्थान है। यानी वस्तु निरपेक्ष ये प्रेनेता भी ये कोंडेस्की है वो माने जाते हैं। कई बार पूछा जाता है। एक जो नवलचल्यवाद के थे पिएट्रो मोंट्रियान, वो भी इनके साथ थे। वो भी क्या थे? वस्तु निरपेक्ष के स्टिल लाइफ के प्रमुख कलाकार माने गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कोंडेस्की। अगला जो प्रश्न है, गवर्निका में घोड़ा प्रतीक है, किन के बारे में बात हो रही है? तो गवर्निका के बारे में हो रही है। कब बनाया था? 1937 में। किसने बनाया था? तो पिकासो के द्वारा बनाया गया है। और इस गवर्निका के अंदर ओनली फॉर नीला रंग है वो इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। ये जो है जर्मन तानाशाही के आक्रमणों के बाद में, आक्रमणों को
यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया। किन के अंदर? गौर्णिका के अंदर। इसका आकार क्या है? 11 सही 1/2 गुणा 25 सही 1/2 इसका क्या है? आकार है। किनका? इस गौर्णिका चित्र के बारे में। तो इसके अंदर जनता का प्रतीक है वो दिखाया गया। किनको? गौर्णिका में घोड़ा। घोड़ा का प्रतीक क्या है? तो जनता का प्रतीक घोड़ा को दिखाया गया। इस प्रश्न का सही जवाब ये है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस कलाकार का क्यूबिज्म के विकास का प्रमुख प्रभाव है? क्यूबिज्म का मतलब होता है घनवाद, ध्यान रखिएगा, क्यूबिज्म का मतलब घनवाद। तो किस कलाकार का क्यूबिज्म के विकास का प्रमुख प्रभाव है? विंसेंट वान गो, क्लोद मोने, एडवर्ड माने दोनों ही प्रभाववादी कलाकार थे, प्रभाववाद से संबंधित कलाकार है। जहां एडवर्ड माने ने प्रभाववाद में अग्र भूमिका निभाई थी, यानी प्रभाववाद को प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो एडवर्ड माने को दिया जाता है। जबकि प्रभाववाद के जनक कौन थे? प्रभाववाद के जनक थे वो कौन थे? क्लोद मोने को प्रभाववाद का जनक माना जाता है। ध्यान रखिए, ये एडवर्ड माने प्रभाववाद के जनक नहीं, ये अग्रभाग थे, यानी अग्रभूमि में माने जाते हैं, यानी प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है प्रभाववाद का वो एडवर्ड माने को है। विंसेंट वान को हमने अभी बात की थी, ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे, उत्तर प्रभाववाद कलाकार थे। पोल सोजान, इनकी कला है वो हमें क्यूबिज्म के विकास का प्रमुख प्रभाव है, क्योंकि इनके जो चित्र है वो घनवादियों से मिलते जुलते हैं, यानी घन और बेलन और शंकु के जो चित्र है, ज्यामितीय चित्र है ना, वो पोल सोजान है वो उन्होंने प्रारंभ किया था। जबकि ये किस वाद से थे? उत्तर प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं। कौन? पोल सोजान। ध्यान रखिएगा, आधुनिक चित्रकला के जनक कौन है? ये भी ये है, आधुनिक चित्रकला, आधुनिक चित्रकला के पितामह। आधुनिक चित्रकला के पितामह कौन है? तो ये पोल सेजान है। ध्यान रखने, बड़ा इंपॉर्टेंट कलाकार है। क्यूबिज्म का विकास भी पोल सेजान के चित्रों में दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन से चित्र वान गो के द्वारा बनाए गए? वान गो के बारे में बात हो रही है। वान गो कहाँ थे? ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे। डच कलाकार कहा जाता है वान को, क्योंकि हॉलैंड में इनका जन्म होता है 1853 के अंदर। तो डच कलाकार थे। द कार्नफील्ड एव साइप्रेसेस, ओवर में चर्च, जलपोत पर लड़कियां, आर्लेस का सैन्य कक्ष। ये जो इस चित्र है ये इसका नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आप काट दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। किस कला आलोचक ने 1908 में पेरिस में एक चित्र प्रदर्शनी में जॉर्ज ब्राक के दृश्य चित्रों की नवीन शैली को देखने के बाद में घनवाद शब्द प्रयोग किया था? पहली बात तो घनवाद शब्द कब प्रयोग किया गया? तो 1908 में। और किनके चित्र प्रदर्शनी को देख के? तो जॉर्ज ब्राक जो घनवाद के थे। घनवाद के 4 कलाकार थे, एक तो पाब्लो पिकासो था, एक जॉन यानी हॉरन ग्रीस या जॉन ग्रीस था, और एक फ्रेंच मार्क था, और एक कलाकार और था, हाँ जॉर्ज ब्राक था, और एक पाब्लो पिकासो, एक हॉरन ग्रीस था, एक जॉर्ज रुओ था। ये 4 कलाकार थे, वो किनके थे? घनवादी माने गए। जेरी साल्टस, बर्नार्ड वेरेनेसन, लुइस वाक्सेल। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, लुइस वाक्सेल ने 1908 के अंदर घनवाद शब्द प्रयोग किया था जॉर्ज ब्राक के चित्रों की प्रदर्शनी देखे। इस प्रश्न का सही जवाब है लुइस वाक्सेल। घनवाद वो प्रारंभ होता है 1907 से 1925 तक। कहाँ प्रारंभ होता है? तो फ्रांस के अंदर ये घनवाद है वो प्रारंभ होता है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। मृत्यु शैया और मृत्यु कक्ष यानी मृत्यु का कमरा नामक चित्रकृतियां किस कलाकार के द्वारा बनाई गई थी? पोल कल्ले, एडवर्ड मुंक, जॉन मीरो और सल्वाडोर डाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एडवर्ड मुंक, जिन्होंने मृत्युशैया और मृत्यु कक्ष बनाए थे। ये दोनों ही अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। जॉन मीरो थे, जिनका जन्म स्पेन में होता है, ये अति यथार्थवाद कलाकार थे। और सल्वाडोर बार्सिलोना स्पेन 1904 में इनका जन्म हुआ था। ये कौन कहाँ के कलाकार थे? तो अति यथार्थवाद के कलाकार थे। कौन? सल्वाडोर डाली और जॉन मीरो। ये दोनों अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। चित्रण के साथ साथ पोल गोगो ने किस माध्यम में कार्य किया था? पोल गोगो, जिनका जन्म
1848 में कहाँ पर होता है? तो फ्रांस के अंदर इनका जन्म होता है, पेरिस फ्रांस में। किस वाद से थे? तो उत्तर प्रवाहवादी कलाकार थे, उत्तर प्रवाहवाद के कलाकार। ये वही कलाकार है पॉल गोगो, जिनकी ताइती कला से अपने भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल इनसे प्रभावित हुई थी। किनकी कला से प्रभावित हुई थी? तो पॉल गोगो की ताहिती कला से प्रभावित हुई थी। ताहिती कला से अमृता शेरगिल प्रभावित हुई थी। तो पॉल गोगो है वो लिथोग्राफी, भित्ति चित्रण, काष्ठ कार्य, हस्तलेखन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है काष्ठ कार्य, यानी वुडकट के अंदर भी इन्होंने कार्य किया था पॉल गोगवेन। ये प्रश्न एक बार 2018 के अंदर भी, 18 की भर्ती थी, 2020 में भी ये प्रश्न है वो आया था, तो ये रिपीट हुआ था। वहां था वुडकट और एंचिंग में कार्य किया था। ये किसने कहा? हरे के छोटे धब्बे से 1 एकड़ हरा अधिक हरा होता है? तो क्लोद मोने, पॉल गोगवे, हेनरी माथिस, जैक्सन पोलाक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है पॉल गोगवे है, जिन्होंने कहा कि हरे के छोटे धब्बे से 1 एकड़ हरा अधिक होता है। ये नव प्रवाहवादी जो कलाकार थे ना, जॉर्ज सोरा, उसके साथ में, तो उसके बारे में इन्होंने, पॉल गोगवे ने ये अपना कथन कहा था। निम्न में से कौन सा चित्र एडवर्ड मान्ने द्वारा सर्जित है? एडवर्ड मान्ने आपको पता है 1832 में पेरिस फ्रांस में इस कलाकार का क्या होता है? जन्म हुआ था। एडवर्ड मान्ने जो प्रभाववाद के अग्रगामी माने जाते हैं, प्रभाववाद को प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो एडवर्ड मान्ने को दिया जाता है। ओलंपिया जो चित्र है एडवर्ड मान्ने का है। कब बनाया था? तो 1865 के अंदर ओलंपिया बनाया था, जो स्वीकृत हुआ था। और उससे जस्ट 2 साल पहले 1863 में इन्होंने एक तुरंत पर भोजन चित्र बनाया था जो अस्वीकृत हुआ था। और इनका जो अस्वीकृत हुआ था ना तुरंत पर भोजन, वो सबसे ज्यादा चर्चित भी हुआ था। उस चित्र के बारे में, इस चित्र के बाद में ही एडवर्ड मान्ने है कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास किया था। गिरफोन वाली स्नान मगन युवती, ये रेनवार के द्वारा बनाया गया है। रेनवार कौन थे? तो प्रभाववादी कलाकार रेनवार थे। ताश खेलने वाले, ये सेजान का चित्र है। ताश खेलने वाले, ताश के धोखेबाज, ये केरावेजियो का है। ताश खेलने वाले, ये सेजान का है। सेजान किस वाद से थे? तो उत्तर प्रवाहवादी थे। सरोवरक्ष के मार्ग, ये वानगो का चित्र है। सरोवरक्ष के मार्ग किनका है? वानगो का चित्र है। वानगो कई सारे चित्र है, सूर्यमुखी फूल है, स्टोरी नाइट है, आलू बक्सी है, बहुत सारे वानगो के प्रसिद्ध चित्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब, हाँ, ओलंपिया। अगर चित्र आ जाए आधुनिक ओलंपिया, तो वो चित्र किनका है? तो वो चित्र है आधुनिक ओलंपिया। आधुनिक ओलंपिया। तो ये अगर चित्र पूछ लिया जाए आपसे, तो ये है सेजान का। आधुनिक ओलंपिया किनका है? सेजान का। ओलंपिया किनका है? तो एडवर्ड माने का है। चलते अगले प्रश्न के बारे में। घूमती हुई कांच की तस्तरियां और घूमते शिल्प जिस कलाकारी जैसे कलाकारी करने वाले हैं। तो सल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद के कलाकार है। सल्वाडोर डाली 1904 बार्सिलोना स्पेन में इनका जन्म हुआ। मार्सेल डुन्चेप, जो जिनका जन्म कब होता है? मार्सेल डुन्चेप का जन्म होता है 1887 के अंदर। कहाँ होता है? तो फ्रांस के अंदर इस कलाकार का जन्म होता है। इनका जन्म 1904 में बार्सिलोना के अंदर होता है। और बार्सिलोना कहाँ है? तो स्पेन के अंदर है। जैक्सन पोलाक का जन्म होता है 1912 के अंदर। कहाँ होता है? तो अमेरिका के अंदर इस कलाकार का जन्म होता है। 1912 से 1956 इनका निधन होता है, यानी मात्र 44 वर्ष इन्होंने अपना जीवन काल रहा है। जॉर्ज ब्राक जो किनके थे? तो जॉर्ज ब्राक गनवाद से थे। और जॉर्ज ब्राक का जन्म होता है 1882 में। और कहाँ होता है? तो इनका जन्म भी पेरिस फ्रांस में होता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है और क्या है? मार्सेल डुन्चेप है। घूमती हुई कांच की तस्तरियां, ये 1920 के अंदर इन्होंने डुन्चेप ने बनाई थी। घूमते शिल्प, ये इन्होंने 1935 में बनाई थी। तो ये दोनों किनकी है? मार्सेल डुन्चेप की करती है। किस वाद के चित्रकारों ने सीधे ट्यूब से रंग निकालकर चित्रपट पर लगाने का कार्य किया था? यानी सीधे ट्यूब से रंग निकालकर चित्रपट पर कार्य करने वाले कलाकार कौन थे? तो ये फाववादी कलाकार थे।
फववाद का जन्म है 1905 में होता है और 1908 में इनका जीवन प्रेर रहा था। फववाद कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये फ्रांस से प्रारंभ होता है। फववाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो हेनरी मातिस है, वो क्या थे? फववाद के जनक माने जाते हैं। दादावाद आप सबको पता है 1916 से 1922 के दौरान चलता है और कहाँ से प्रारंभ होता है? तो स्विट्जरलैंड से ये प्रारंभ होता है। इनका जो विकास है दादावाद का वो कहाँ होता है? तो वो जर्मनी के अंदर इनका विकास होता है। प्रभाववाद 1874 से और 1886 में ये चालू होता है। कहाँ पर प्रारंभ होता है? तो फ्रांस से प्रारंभ होता है। और गणवाद हमने बताया था 1907 से 1925 में कहाँ से प्रारंभ होता है? तो फ्रांस से ये प्रारंभ होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। किस क्रियात्मक चित्रण करने के लिए जाना जाता है? क्रियात्मक चित्रण। देखो हेनरी मातिस, पॉल क्ले, मार्शल डुचाव। इस प्रश्न का जो सही जवाब है जैक्सन पोलाक। क्रियात्मक चित्रण का जो आए तो इसको क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एक्शन पेंटिंग के नाम से एक्शन पेंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रियात्मक चित्रण का दूसरा क्या नाम है? एक्शन पेंटिंग। अब एक्शन पेंटिंग को क्रियात्मक चित्रण कहा किसने? ये भी ध्यान रखिएगा। ये रोसेनबर्ग ने कहा था। किसने कहा था? रोसेनबर्ग ने कहा था। रोसेनबर्ग ने कहा था। कहाँ से प्रारंभ होता है? तो अमेरिका के अंदर ये प्रारंभ होते हैं। प्रारंभ कौन करते हैं? तो जैक्सन पोलाक के द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है। कुछ रंग होता है जो छिड़कर, फेंककर, फैलाकर जो इसके अंदर प्रयोग किया जाता है उसे क्रियात्मक या एक्शन पेंटिंग कहा जाता है। सल्वाडोर डाली की कलात्मक शैली किस प्रमुख सिद्धांत से प्रभावित है? हमने अभी बात की थी सल्वाडोर डाली 1904 में। और कहाँ जन्म हुआ था? तो बार्सिलोना के अंदर इनका जन्म होता है। बार्सिलोना कहाँ है? तो स्पेन के अंदर है। तो समयावच्छेदी सिद्धांत और फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से जो प्रारंभ हुआ था उसे ही किस नाम से जाना जाता है? अति यथार्थवाद से जाना जाता है। अति यथार्थवाद। ध्यान रखें, अति यथार्थवाद में फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद और समय अवच्छेदी सिद्धांत के बारे में जाना जाता है। जो सल्वाडोर डाली क्या थे? इन्हें अति यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार माने गए थे। चलते अगले प्रश्न के बारे में। अमूर्त अभिव्यंजनावाद यानी एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म से संबंधित कलाकार कौन है? अमूर्त अभिव्यंजनावाद का जो जन्म होता है 1945 में। कहाँ प्रारंभ होता है? तो ये अमेरिका के अंदर इस वाद का प्रारंभ हुआ था। पाब्लो पिकासो हमने बात की, ये घनवाद से संबंधित है। पाब्लो पिकासो का जन्म कब हुआ? तो 1881 के अंदर इस कलाकार का क्या हुआ था? जन्म हुआ था 1881 के अंदर। कहाँ हुआ? तो स्पेन में। इनका मलागा गांव स्पेन में जन्म हुआ था। पॉल सेजान 1839 में इनका जन्म हुआ था। पेरिस फ्रांस में हुआ था। ये उत्तर प्रभाववाद के क्या थे? प्रमुख कलाकार यानी उत्तर प्रभाववाद के तो जनक थे। और आधुनिक चित्रकला के पिता किसे कहा जाता है? तो ये पॉल सेजान। हेनरी मातिस, इनका जो जन्म होता है 1869 के अंदर। कहाँ होता है? ले कांतो, पेरिस के अंदर यानी फ्रांस के अंदर इस कलाकार का जन्म होता है। और इन्होंने, हेनरी मातिस ने कौन सा वाद प्रारंभ किया था? तो फाउवाद इसने प्रारंभ किया था। आगे बात करते हैं जैक्सन पोलाक। इस प्रश्न का सही जवाब है जैक्सन पोलाक, जिन्होंने अमूर्त अभिव्यंजनावाद संबंधित कलाकार माने गए थे। 1945 में अमेरिका से ये प्रारंभ हुआ था। और जैक्सन पोलाक अभी हमने पढ़ा था, जैक्सन पोलाक रोसेनबर्ग ने क्रियात्मक चित्रण को, एक्शन पेंटिंग को क्रियात्मक चित्रण रोसेनबर्ग दिया था। और जो क्रियात्मक चित्रण है एक्शन पेंटिंग, उनके जनक कौन है? जैक्सन पोलाक, अमेरिका से संबंधित है। एक अध्यापक कक्षा, ये आपके है ना मनोविज्ञान की है, तो मनोविज्ञान का अपन हल नहीं करेंगे, अपन चित्रकला में थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रसिद्ध चित्र बेलेली फैमिली यानी बेलेली जो परिवार है ये 1860 में बनाया गया है। किनका है? तो पॉल गोगे, एडगार देगा, पाब्लो पिकासो, हेनरी मातिस, इन दोनों के बारे में हमें अभी बात की थी। पॉल गोगे के बारे में बात की। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? एडगार देगा है। जो किन वाद से थे? तो प्रभाववाद से ये माने जाते थे। एडगार देगा का जन्म कब हुआ? तो 1834 में इनका जो जन्म है वो कहाँ होता है? तो फ्रांस के अंदर इनका
जन्म हुआ था। एडगर देगा क्या थे, तो चित्रकार भी थे, और एडगर देगा प्लस मूर्तिकार भी एडगर देगा है वो रहते थे। एडगर देगा कहते हैं कि मुझे प्रभाववाद शब्द से गढ़ना है। ये प्रभाववाद शब्द से गढ़ना करते थे, क्योंकि इनका जो क्लॉद मोने जो प्रभाववाद के जनक थे उनके साथ कुछ ना कुछ बहसबाजी हो जाती है। इनके बाद ये एडगर देगा है वो प्रभाववाद शब्द से गणना करते थे। एक बार और है कि ये एडगर देगा क्या कहते हैं कि मुझे अपनी प्रशंसा से बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो अपनी प्रशंसा से गणना करने वाले कलाकार कौन थे, तो एडगर देगा वो अपनी प्रशंसा से गणना करने वाले कलाकार भी थे। तो ये ज़्यादा ये सोचते थे मुझे ज़्यादा ऊपर मतलब हवाबाजी करने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है। तो इनको ये अपने हमेशा ये कहते थे मेरा जो काम है वो काम बोलता है, मुझे ज़्यादा बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। तो एडगर देगा बेलेली परिवार है वो एडगर देगा का प्रमुख चित्र है। एडगर डेल ये अपना नहीं है, ये भी नहीं है, ये मनोविज्ञान के। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने मुख्य रंग है? पहली बात तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6वीं शताब्दी का है। 6वीं शताब्दी का विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। किस समय का है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल का है। कितने मुख्य रंग है? 5 मुख्य रंग माने गए हैं। कौन से माने जाते हैं? श्याम है, श्वेत है, नील है, पीत है और लाल है। ये 5 रंग है वो क्या है, इनके प्रमुख माने जाते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के। ध्यान रखना ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के। अभिलाषी तार्थ चिंतामणि के रचयिता क्या कौन है, तो अभिलाषी तार्थ चिंतामणि का दूसरा क्या नाम है, तो मानसोल्लास है वो क्या है इनका दूसरा नाम है। किनके द्वारा लिखा गया है? सोमेश्वर भूपति के द्वारा। कब लिखा गया? 1131 ईस्वी में ये इनके द्वारा लिखा गया मानसोल्लास। और अभिलाषी तार्थ चिंतामणि का दूसरा नाम है मानसोल्लास। इसके अंदर कितने रंगों की बात हो गई है? 4 रंगों की बात हो गई है। तो चित्र कितने बताए गए इनके अंदर? प्रमुख चित्र की बात करें तो 5 है। कौन कौन से? रस, दुल्ली, भाव, विद, अविद, ये 5 रस है इसके अंदर। 5 चित्र बताए गए। 4 रंग कौन कौन से बताए गए? तो लाल, पीला, श्याम और श्वेत। ये क्या है? 4 चित्र बताया। ये क्या है? 4 चित्र बताए। ध्यान रखना मानसोल्लास अभिलाषी तार्थ चिंतामणि में नीला रंग प्रयोग नहीं किया गया। और इसमें जो 5 मुख्य प्रकार के क्या माने हैं? चित्र माने हैं। कौन कौन से? रस है, रस है और दुल्ली, भाव, विद और अविद। तो कौन कौन से? रस, दुल्ली, भाव, विद, अविद, ये 5 प्रकार के क्या है? चित्र माने गए। इसको नोट कर लेना। मानसोल्लास यानी अभिलाषी तार्थ चिंतामणि की बात हो रही है, जो सोमेश्वर भूपति के द्वारा लिखा गया 1131 ईस्वी में। चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से खंड का तथा कितने अध्यायों का है? तो ध्यान रखिएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही एक अंग है क्या? चित्र सूत्र। कब का है? 6वीं शताब्दी का है। और किनके है? तो गुप्त काल का। अभी हमने बात की। तृतीय खंड के 35वें से 43वें अध्याय सब 1 नंबर ऑप्शन है इनका सही है। कितने अध्याय है चित्र सूत्र के अंदर? 9 अध्याय है। कौन कौन से भाई 9 अध्याय? आयाम मान वर्णन, देखो लिखो आयाम मान, आयाम मान वर्णन, सामान्य मान, आयाम मान, सामान्य मान, प्रतिमा लक्षण, प्रतिमा लक्षण, आयाम मान आयाम मान है, प्रमाण वर्णन है, प्रमाण वर्णन है, सामान्य मान वर्णन है, सामान्य मान, और प्रतिमा लक्षण है, प्रतिमा लक्षण है, क्षय वर्दी है, क्षय वर्दी है, रंग वहितिकार है, रंग वहितिकार है, वहितिकार है, वर्तना है, वर्तना है, श्रृंगार है, रंग वैतिकार है, वर्तना है, रूप निर्माण है, रूप निर्माण है। एक है श्रृंगारादि भाव कथन, श्रृंगारा श्रृंगार श्रृंगारा श्रृंगारादि भाव कथन। ये क्या है?
ये 9 प्रमाण है किनके द्वारा लिखा गया? चित्र सूत्र के अंदर विष्णु धर्मतत्व पुराण का ही अंग है। 9 अध्याय है, वो 9 अध्याय है, वो 35वें से 43वें अध्याय में। कौन से खंड में? तृतीय खंड में। बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इनका। ये 9 जो है आपके सामने अध्याय है। कामसूत्र ग्रंथ की रचना किनके द्वारा दी गई है? तो कामसूत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य और वात्स्यायन के द्वारा ये लिखा गया है कामसूत्र। और कामसूत्र का जो टीकाकरण कौन है? पंडित यशोधर ने इनका टीकाकरण किस नाम से किया था? जय मंगला के नाम से। 11वीं-12वीं शताब्दी में जयपुर के एक महान जय सिंह प्रथम राजा थे, उनके विद्वान पंडित थे, ये दरबारी पंडित रहे हैं पंडित यशोधर ने। इन्होंने एक छड़ांग नाम का लिखा था। क्या लिखा था? छड़ांग लिखा था। क्या लिखा था? छड़ांग, जिसके अंदर 6 अंगों की बात है, 6 अंगों की इन्होंने क्या की है? बात की है। 6 अंगों की इन्होंने बात की है। कौन कौन से 6 अंग है? याद रखिए, रूप भेद प्रमाण भाव लावनी सादृश्य वर्णिका भंग। एक सूत्र भी आता है, रूप भेदा प्रमाणी भाव लावनी योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र छड़ांगम। ये सूत्र है वो काम सूत्र का है जो पंडित यशोधर ने जय मंगला के अंदर लिखा था। चलते अगले प्रश्न में। किस पद्धति द्वारा चित्र में प्रवाह उत्पन्न नहीं किया जाता? आकृति की आवर्ती द्वारा, आवर्तियों के अनुक्रम के द्वारा, स्वतः स्फूर्त अटूट वक्र रेखाओं के प्रयोग द्वारा, चित्रभूमि के यांत्रिक केंद्र पर रूपों की अंकन व्यवस्था। ये इस प्रश्न का सही जवाब है, जो प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। सम्रागण सूत्रधार के रचयिता कौन है? सम्रागण सूत्रधार तो राजा भोज इस प्रश्न का सही जवाब है। सम्रागण सूत्रधार कब का है? तो लगभग 110 यानी 1010 से 1055 ईस्वी है भाई, ध्यान रखना। मतलब कह सकती है ना कि मतलब 11वीं शताब्दी इनका सही है। 11वीं शताब्दी इनका सही है। राजा भोज के द्वारा है। सम्रागण सूत्रधार में कितने अध्याय है? 84 अध्याय की इनके ऊपर बात की गई है। ध्यान रखना, 84 अध्याय 7 भाग और 7वें भाग क्या नाम है? चित्रकर्म। क्या नाम है 7वें भाग का? चित्रकर्म नाम है 7वें भाग का। चित्रकर्म भाग के अंदर इन्होंने 6 अध्याय बताए हैं। वहां चित्रकला पर बात की गई है। क्या नाम है? चित्रोदस्य, भूमि बंधन, लेप्य क्रमादि, अष्टक प्रमाण, मनो उत्पत्ति, रष्ट दृष्टिकोण। ये 6 अध्याय है वहां बताए गए चित्रक्रम में 7वें भाग के में, जिसमें 6 अध्याय में। टोटल इनमें किसी में कितने अध्याय है? सम्रागण सूत्रधार में 84 अध्याय है। सम्रागण सूत्रधार में अंतराल को किस नाम से जानते हैं? अंतराल को तो भूमि बंधन। ध्यान रखिए, विष्णु धर्मतत्व पुराण को अंतराल में क्या कहा गया? यानी विष्णु धर्मतत्व पुराण में अंतराल को क्या कहा गया? स्थान कहा गया। मानसोल्लास में अंतराल को क्या कहा गया? स्थान निरूपण कहा गया। तो इन बातों का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। किसी सामग्री या पदार्थ की सतह की दर्शात्मक या स्पर्शीय गुण क्या कहलाती है? स्पर्शीय गुण आ जाए, ये तो मतलब ये तो वह है एकदम सामान्य। पोत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक, सर्जित, अनुकरण। ध्यान रखिएगा, पोत बार बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। वर्ण सघनता कहलाती है। तो वर्ण की तीव्रता ही वर्ण की सघनता कहलाती है। कॉमन प्रश्न है, ज्यादा इसमें सोच विचार करने की बात नहीं है कि नहीं। 2 मुख्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त द्वितीय रंगत का संबंध शेष बची मुख्य रंग से क्या? देखो, बात करते हैं इसके बारे में। एक ट्रिंगल बनाते हैं। पहले यहां लिख लेते हैं लाल रंग, जो अपना ऊपर का लाल रंग, और यहां क्या लिखेंगे? येलो रंग लिख लेते हैं। और यहां क्या लिखे? ब्लू रंग यानी नीला रंग। ध्यान रखिएगा, यहां रेड लिख देते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। रेड है, येलो है, ब्लू रंग है, 3 बार। अब ये क्या है? प्राथमिक रंग है। और इन्होंने क्या कहा है कि नहीं, 2 मुख्य रंगतों के मिश्रण से, यानी 2 मुख्य रंगत मान लेते हैं। ये प्राथमिक है, एक है आर है और वाई है। ध्यान रखिए, प्राप्त द्वितीय रंगत का, यानी इनके प्राप्त 2 द्वितीय रंग कौन सा होता है? नारंगी रंग। कौन सा है? द्वितीय रंग कौन सा है? नारंगी रंग। द्वितीय रंग के संबंध शेष बची, यानी द्वितीय रंग के सामने शेष बची मुख्य रंगत कौन सी बची है? एक तो रेड आ गया, येलो आ गया, बच्चा क्या है? ब्लू बच्चा है। और इन्होंने कहा कि द्वितीय रंग के सामने जो बची है शेष रंग क्या होगा? तो ये क्या होगा भाई? विरोधी होगा। इसका क्या होगा? क्या होगा? विरोधी होगा।
अरे पूरक रंग होगा, विरोधी रंग होगा, तो विरोधी कौन सा होगा? मतलब यहाँ क्या पूछा है? विरोधी और पूरक रंग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या? प्राथमिक ना होगा, समयबद्ध नहीं होगा, अग्रगामी नहीं होगा, विरोधी या पूरक रंग होगा। सही जवाब क्या है इसका? ब्लू रंग, यानी इसका क्या होगा? विरोधी। संबंधी तो पूछा है, संबंध क्या है शेष बची हुई मुख्य रंग का? तो विरोधी हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विरोधी या पूरक रंग। विट्रुवियस आकृति किस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है? तो सर्वनिम्न सिद्धांत का। और ये सर्वनिम्न सिद्धांत ये कहाँ से संबंधित है? तो यूनानियों के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। तो विट्रुवियस आकृति में अगर सबसे पहले कोई प्रयोग किया गया था वो लियोनार्दो दा विंची के द्वारा प्रयोग किया गया था। द्विआयामी चित्र है तो क्या उपयोगी है? तो छाया, प्रकाश, त्रिआयामी, वैज्ञानिक त्रिआयामी, सपाट रंगांकन, सरलीकरण। ये बिल्कुल सही है 3 नंबर। ये भी क्या है? त्रिआयामी है, त्रिआयामी प्रभाव होता है। तो ये द्विआयामी पूछा है तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। संयोजन के सिद्धांत बताओ। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल ये क्या है? कला के तत्व है। क्या है भाई? कला के तत्व है। संयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और अनुपात या इसको प्रमाण भी कहा जाता है। तो ये क्या है? संयोजन के सिद्धांत। रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका, भंग ये क्या है? तो ये छड़ांग है। अभी हमने बात की थी किन के बारे में? छड़ांग के बारे में, जो यशोधर पंडित ने जय मंगला के अंदर लिखा था। और किनका टीका किया था? कामसूत्र का। कामसूत्र किनका? वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया। विभाव, अनुभव, आलंबन, उद्दीपन ये क्या है? अनुभव और विभाव ही तो है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। कौन सा तकनीकी शब्द यथार्थवादी चित्रण का अंग नहीं है? प्रकाश, छाया बिल्कुल है यथार्थवादी। परिप्रेक्ष्य है, अनुपात है। तो द्विआयामी चित्रण क्या है? ये तो अनुपात यथार्थ का तो नहीं हो सकता, द्विआयामी है। सामान्यतः जो अनुअंकन में नहीं पाया जाता, अनुअंकन क्या है? द्विआयामी है। तो देखते रूप का रूपांतर, सपाट का रंग, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य मतलब त्रिआयामी प्रभाव आ गया ना यहाँ। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, रचनात्मक ये द्विआयामी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन। नीचे दिए गए चित्र कला के प्रकार को पहचानिए। टेराकोटा, लोक कला, मांडना, फड़, लोक कला। कावड़ क्या है? ये कला है जो लकड़ी के ऊपर की गई है। मतलब कावड़ क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है जो कला के प्रकार है इनमें अलग है तीनों में से। पारिभाषिक शब्द चीरन, भर्ती, छफुलिया, मोरडी किस कला के प्रकार है? तो कावड़, मांडना बिल्कुल सही है। मांडना क्या है? और मांडना है वो कहाँ है? मीना जनजाति। मीना जनजाति, मीना जनजाति की महिलाओं के द्वारा, की महिलाओं के द्वारा विशेष तौर से मीना जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है मांडना। और मैं कौन से? सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर की। और वैसे तो ये पूरे राजस्थान की फेमस है, लेकिन विशेष तौर देखें तो सवाई माधोपुर की मीना जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा है वो ये मांडना है, वो ये इनके द्वारा लोक कला की जाती है। जो परस्पर की जाती है दीवारों पर या छत के ऊपर इनके मांडना है वो इनकी विशेष प्रकार की कला है वो की जाती है। जिस वस्तु का चित्रण छाया एवं प्रकाश के माध्यम से ठोस व यथार्थ दिखाने के लिए, तो रेंडरिंग, क्रियात्मक, द्विआयामी। तो त्रिआयामी यहाँ प्रभाव दिखा रहा है। पता है कि यहाँ छाया और प्रकाश का मतलब हो गया त्रिआयामी। और त्रिआयामी का रूप क्या है? त्रिआयामी ही है। यहाँ द्विआयामी है, रेंडरिंग है, अभी तो बात की थी अनुअंकन, ये द्विआयामी होता है। क्रियात्मक चित्रण जो आपने पढ़ा होगा, देखा है ना, अभी देख के रहे हैं। चित्रतल पर दृष्टि के स्वतंत्र अबाध का प्रभावमयी गति को किस रूप में जाना जाता है? प्रभाव ही जाना जाता है इनको, तो मतलब ले पकड़ना होता है प्रभाव। भारतीय कला में मेदी शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो मूर्ति कला, चित्रकला, स्तूप, वास्तुकला। स्तूप में यहाँ मेदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। विविध प्रकार की सामग्री को चित्रतल पर चिपका कर बनाए गए चित्र को क्या कहा जाए? तो चिपका कर बनाई गई कोलाज पद्धति है। और भारत के अंदर जो कोलाज प्रारंभ किया था वो किन्होंने प्रारंभ किया था? तो सतीश गुजराल के द्वारा भारत के अंदर प्रारंभ किया गया। सतीश गुजराल के भाई प्रधानमंत्री थे, जानते हो सब। इंद्र गुजराल क्या थे? प्रधानमंत्री, इनके भाई थे सतीश गुजराल। ये मुख मदिर होकर भी इतने शानदार कलाकार थे, वास्तुकार, मूर्तिकार के रूप में अपना पूरे देश और दुनिया के अंदर अपना नाम है वो कला के क्षेत्र में भरपूर सतीश गुजराल जी है वो कमाए। इनका जो प्रिय माध्यम था वो म्यूरल था और कोलाज पद्धति इनका प्रिय माध्यम रहा है। कोलाज में इन्होंने भारत के प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। निम्न में से कौन सी फ्रेस्को तकनीक है? कोलाज,
पेस्टेल, ब्यूनो और सेकोई। देखो ब्यूनो जो आला गीला पद्धति है, फ्रेस्को जो सूखी पद्धति है, फ्रेस्को सेको पद्धति कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक खनिज रंग नहीं है? खनिज के बारे में गेरू है, रामरज है, हिरोंजी है, ये नहीं है भाई। यहाँ खड़िया हो सकता है, खड़िया अगर होता तो मान लेते। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ चौर पंचाशी का किस काल में है? तो चौर पंचाशी का विल्हन के द्वारा लिखा गया है, विल्हन के द्वारा लिखा गया है। 11वीं शताब्दी का चौर पंचाशी का ग्रंथ है। मुख्यतः फड़ चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? तो फड़ है काष्ठ पटक, भित्ति, कागज, ये कपड़े के ऊपर किया जाता है। और फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ एक श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी है, वो क्या है कि फड़ के सबसे ज़्यादा कलाकार, मतलब फेमस कलाकार माने जाते हैं, जिन्हें पद्मश्री भी इनको मिला चुका है। तो फड़ है शाहपुरा भीलवाड़ा की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, जो कपड़े पर की जाती है। सुमेलित करना है। अजंता में गुफा संख्या 16 देखो, मन्नासर राजकुमारी गुफा संख्या 16। अजंता गुफा संख्या 10 में देखो माया श्याम जातक, देखो श्याम जातक, 6 दंत जातक, 2 ही तो जातक कहता है। गुफा संख्या 10 की सबसे फेमस है। गुफा संख्या 2 में देखो माया देवी का सवपन, ध्यान रखना ये माया देवी का सवपन गुफा संख्या 16 में भी है। अजंता में गुफा संख्या 1 पद्म पाणी बोधिसत्व, सबसे प्रसिद्ध चित्र है गुफा संख्या 1 का। तो इस प्रश्न का सही जवाब पहले में 2 देखो, तो पहले में 2 इसमें ही आ रहा है। ईरानी चित्रकार का नाम बताइए जो हुमायूं के साथ भारत आया था। बहुत बार पूछा जाता है। मीर सईद अली, ये कौन है? अब्दुल समद शिराजी। ये पशु चित्रण बनाने में माहिर था, पशुओं के। और ये ग्रामीण चित्रण बनाने में क्या थे? माहिर माने जाते हैं। ये दोनों ध्यान रखिएगा आप। पशुओं में अब्दुल समद शिराजी जो पशुओं में माहिर थे, और मीर सईद अली वो ग्रामीण थे, जिन्हें जुदाई की है वो इनकी उपमा या उपाधि दी गई थी। सेवकराम का संबंध किससे है? तो सेवकराम का संबंध है कंपनी शैली से। सेवकराम किस तरह के चित्र बनाते थे? तो सेवकराम त्योहारों और वह त्योहारों और समारोह के चित्रकार सेवकराम ज़्यादा चित्र बनाते थे, जो कंपनी शैली से थे। बंगाल शैली है वो लगभग क्या है 19वीं शताब्दी के अंतिम या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। बंगाल शैली कलकत्ता से प्रारंभ होती है, कंपनी शैली 19वीं शताब्दी में प्रारंभ होती है। और मुगल शैली है वो आपको पता है 16वीं सदी में प्रारंभ होता है। और राजस्थानी भी क्या है 16वीं सदी में प्रारंभ होती है। इनका थोड़ा समय ध्यान रखा करो भाई, आता रहता है प्रश्न। 11वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ चित्र मुख्यतः किस स्तर पर? तो 11वीं शताब्दी की तो बात हो रही है, जैन ग्रंथ है 11वीं शताब्दी, तो आप सबको पता है ताड़पत्र चित्र 11वीं शताब्दी में। इसके बाद में धीरे धीरे कागज पर भी आना प्रारंभ हो गया था। कौन सी गुफा 5 पांडु के नाम से, यानी स्थानीय लोग इसे 5 पांडु के नाम से जानते थे? बाघ गुफा है। बाघ गुफा की खोज कब हुई है? 1818 में। किन्होंने की है? तो डेंजर फील्ड के द्वारा इस गुफा की खोज की गई है। डेंजर फील्ड ने इस गुफा की क्या की थी? खोज की थी। किस नदी के ऊपर है भाई? ये बागिनी नदी के ऊपर है। बागिनी नदी के ऊपर बाघ गुफा है। बाघ में टोटल यानी बाघ में टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया है। टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया है। बाघ में ये महायान संप्रदाय से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो महायान संप्रदाय से। बाघ में टोटल कितनी गुफा है? 9 गुफा है। टोटल 9 गुफा है। पहली गुफा क्या नाम है? ग्रह गुफा। पहली गुफा क्या नाम है? ग्रह गुफा। दूसरी गुफा क्या नाम है? गुसाई गुफा। दूसरी गुफा का नाम है गुसाई गुफा, या इसे पंच पांडु के नाम से भी जानते हैं, जो हमें अभी पढ़ा है 5 पांडु। तो तीसरी गुफा का क्या नाम है? हाथी खाना। तीसरी गुफा क्या नाम है? हाथी खाना। चौथी गुफा क्या नाम है? रंग महल। चौथी गुफा का क्या नाम है? रंग महल। और 5वीं गुफा क्या नाम है? पाठशाला। ये क्या है? बाघ गुफा की 9 गुफा है, जिसमें 5 गुफाओं के हमें नाम मिलते हैं, बाकी के नाम अवरुद्ध हो गए, खत्म हो गए। गुफा संख्या 4 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्र मिलते, 5 में थोड़े बहुत चित्र मिलते, 4 में सबसे ज़्यादा चित्र मिलते, और में चित्र है वो लगभग पूर्णतः मतलब समाप्त हो गए, खत्म हो गए। बाघ गुफा ध्यान रखिए ना, ये बाघ गुफा बड़ी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो एमपी के अंदर, एमपी के धार जिले में ये बाघ गुफा है, जो बागिनी नदी के ऊपर ये स्थापित है।
अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पाल शैली की सचित्र पोथियां इनमें से कौन से है? जैन ग्रंथ है पंचशिका पाल, बौद्ध धर्म से है बसंहिता, जैन संग्रहणी सूत्र जैन, ये जैन है तो ध्यान रखना ये जैन है, और पंचशिका क्या है? बौद्ध धर्म से है। नुजुम अल उलम नामक दक्षिणी शैली में चित्रित ग्रंथ किसके आधारित है? तो नुजुम ये खगोल विद्या एवं ज्योतिष विद्या के ऊपर आधारित है। नुजुम अल उलूम कहाँ से है? तो बीजापुर ग्रंथ है ये, बीजापुर। बीजापुर कहाँ का है? तो बीजापुर देखो दक्षिणी शैली का है, दक्षिणी शैली का है वो बीजापुर है। इसमें लगभग इसमें 876 चित्र है और 140 क्या है? नक्शे है, ध्यान रखना 140 क्या है? नक्शे है। और चित्र कितने हैं? 876 इसमें चित्र दिखाए गए जो खगोल विद्या और ज्योतिष पर आधारित है। सभ्य बनाने में कौन मुगल कलाकार निपुण था? मुगल कलाकार की बात और ये शिकार के मनोहर थे बिशनदास सभ्य में, मंसूर पक्षी पशुओं के, और अबुल हसन जो ऑलराउंडर की भूमिका में यानी जो दृश्य चित्र बनाने में अबुल हसन माहिर थे। निम्न में से कौन सी चित्रकृति अजंता की गुफा संख्या 16वीं से संबंधित है? वेशांतर जाता है गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 17 में। मारवीय, ध्यान रखना मारवीय चित्र गुफा संख्या 1 में, मारवीय मूर्ति गुफा संख्या 26 में, मरनासर राजकुमारी गुफा संख्या 16 में, बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा संख्या 1 में, मरनासर राजकुमारी गुफा संख्या 2 में भी है, ध्यान रखना। हमें अभी बताया था मरनासर राजकुमारी गुफा संख्या 16 में ही है। अभी मरनासर राजकुमारी मरती हुई राजकुमारी गुफा संख्या 16 में ही है, 16 में ही है और कहीं नहीं है। चित्रकला की कौन सी शैली काव्य को चित्रण में रूपांतरित करने की अद्वितीय गुणवत्ता रखती है? काव्य की बात आ रही है तो कांगड़ा जो पहाड़ी शैली की सबसे श्रेष्ठ शैली मानी जाती है, उपशैली मानी जाती है कांगड़ा शैली, जिसे रंगों की शैली भी कहा जाता है, जिसे रंगों की शैली भी कहा जाता है। किन्हें? कांगड़ा को। पाल शैली की बौद्ध सचित्र ग्रंथ को पहचानिए। 10 वैकालिक लघुवर्ती। ये मारवाड़ का प्रथम है, राजस्थान का प्रथम भी है 1060 में, लगभग 1060 ईस्वी में। अष्टशस्त्री का प्रज्ञा पारमिता 10वीं शताब्दी का, ध्यान रखना किस शताब्दी का है? तो 10वीं शताब्दी का। पाल त्रिष्टि शलाका पुरुष चरित्र ये किनका? हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया जैन ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना। कथा रत्न सागर ये नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ये। मुगलकालीन चित्रकला में भारतीय कथा में पंचतंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो अनवर सुहेली इस प्रश्न का सही जवाब है। तुतीनामा में 103 चित्र अकबर के समय चित्रित किया गया था, यह भी ध्यान रखना। 103 चित्र दीवान हाफिज 1610-20 के बीच में चित्रित हुआ था। चित्र में राजा रवि वर्मा द्वारा रचित कृति नहीं है। शकुंतला इनका प्रसिद्ध चित्र पक्षीदूत है। मत्स्य गंधी बुद्ध और सुजाता नहीं है भाई, बुद्ध और सुजाता किनका है? तो अवनिंद्रनाथ का है, अवनिंद्रनाथ टैगोर का बुद्ध और सुजाता चित्र है। इंडियन कल्चर एट ए ग्लास ये चित्र किनका है? इंडियन कल्चर ए ग्लास नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इंडियन कल्चर ए ग्लास, इंडियन कल्चर एट ए ग्लास ये असित कुमार हलदार के, इनकी 2 पुस्तकें और है, ध्यान रखना। एक तो है आवर हेरिटेज इन आवर हेरिटेज इन आर्ट, एक है द ट्रेडिशन इन आर्ट, द ट्रेडिशन इन आर्ट। ध्यान रखिएगा अगर ये पुस्तक नाम आ जाए द लिविंग ट्रेडिशन, ये के.जी. सुब्रमण्यम की है भाई, अगर यहां नाम आ जाए द लिविंग ट्रेडिशन नाम आ जाए तो किन की पुस्तक है? तो ये के.जी. सुब्रमण्यम की है भाई, ध्यान रखना के.जी. सुब्रमण्यम की पुस्तक है। द ट्रेडिशन इन आर्ट आ जाए असित कुमार हलदार की, द आवर हेरिटेज इन आर्ट असित कुमार हलदार की। तो ये बार बार इस पुस्तक के बारे में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 के अंदर इनकी हुई है और 1908 के अंदर इनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। प्रथम प्रदर्शनी 1908 के अंदर होती है, 1907 में इनकी स्थापना होती है। किनके द्वारा कहाँ की जाती है? तो कोलकाता के अंदर शांति निकेतन के पास इनकी स्थापना की जाती है। लगभग 35 सदस्य थे, जिनमें 5 सदस्य वो क्या थे? भारतीय
थे और लगभग 30 सदस्य वो क्या थे, वो अंग्रेज थे। और इनके जो मतलब इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड किचनर, लॉर्ड किचनर क्या थे, इनके पहले अध्यक्ष थे। टोटल 35 सदस्य थे, 5 भारतीय थे और 30 क्या थे, अंग्रेज थे। कोलकाता में इनकी शुरुआत 1907 में होती है। 1908 में क्या होती है, इनकी प्रथम प्रदर्शनी होती है, ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए चित्र का चित्रकार कौन है, तो अमर्त्य शेरगिल। ये अपन चित्र ही नहीं है अपने पास। हंगेरियन जिप्सी गर्ल नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो हंगेरियन आता है तो अमर्त्य शेरगिल का है। अगर खाली जिप्सी गर्ल आ जाता तो किनका होता, तो आपको पता है ब्रोक शैली का एक कलाकार था फ्रांस होल्स। डच कलाकार था रेम्ब्रा के साथ में था, जो व्यक्ति चित्र बनाने में पारंगत था। इनका है जिप्सी गर्ल। उनका एक और भी चित्र अश्वारोही, मुस्कुराता अश्वारोही, इस प्रकार का। तो ये हंगेरियन जिप्सी गर्ल किनका है, तो अमर्त्य शेरगिल का है। बीजापुर और गोलकुंडा चित्र कला किस शैली से संबंधित है, तो बीजापुर आप सबको पता है दक्षिणी शैली का। यह राजस्थानी शैली 16वीं से 19वीं, मुगल शैली 16वीं से 19वीं और ये पहाड़ी शैली 17वीं से 19वीं शैली, ये इनका समय है। तो ये थे अपने आरपीएस स्कूल लेक्चर 2024 का जो पार्ट 2 है वो लेकर आए। भाग प्रथम है वो हमने पहले वीडियो में करवा दिया था। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी अपने कला के विद्यार्थी है उन सभी तक ये वीडियो है वो पहुंच सके। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह है वो आपने अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी आगामी वीडियो आएगा आपके पास सबसे तेज सबसे पहले आएगा। तो मिलती है दोस्तों एक और विद्यार्थियों एक और नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।